हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कशन करेंगे आईटीटी के सप्लीमेंट्री पेपर असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एंड रिहैबिलिटेशन एनबीआर, ठीक है, जो कि राष्ट्रीय पुनर्वास परीक्षा मंडल एनबीआर द्वारा कराया जाता है पूरे भारत में। अभी हाल में रिसेंटली उन्होंने सप्लीमेंट्री पेपर करवाए हैं जिन बच्चों की बैक आई थी उनके लिए। चलिए यहाँ शुरुआत करते हैं पेपर का। देख रहे होंगे जो हमारा पेपर का टाइटल है, पेपर हमारा तीसरा असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन विथ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी आईडीडी पेपर जो है हमारा कोर्स होता है डिप्लोमा वाला, उनका जो फर्स्ट ईयर का। समय 3 घंटे और क्वेश्चन पूरे 9 है। 9 नंबर के, एक नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहे होंगे। सभी क्वेश्चन आपको देख सकते हैं, एनआरटी, आईसीएफ, डीएसएम 5, एमचेट, एसएसए जो भी है, सब यहाँ सारे प्रश्न रखे हुए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नों के यहाँ से। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है, तो सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, तभी पूरे नंबर पाएंगे। हमारा पहला प्रश्न क्या है? एनआरटी। एनआरटी को हमें डिस्क्राइब करके उसको देखना है। एनआरटी क्या होता है? एनआरटी आपका, देखिए, एनआरटी का आपका नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट होता है, जो मानक संदर्भित परीक्षण शिक्षा में इसका उपयोग किया जाने वाला एक प्रकार का मूल्यांकन है, जो शिक्षकों की किसी छात्र के परिणामों की तुलना में अपने सहकर्मी समूह के किसी अन्य व्यक्तियों से करने की अनुमति देता है। ये एनआरटी होता है, ठीक। इसी को हम क्या बोलते हैं? एनआरटी बोलते हैं टेस्ट, ठीक है। दूसरा हमारा प्रश्न जो है, दूसरा हमारा प्रश्न क्या है? आईसीएफ, ठीक है। यहाँ आपको दिख रहा होगा दूसरा प्रश्न हमारा है आईसीएफ, ठीक है। आईसीएफ है। आईसीएफ के बारे में देखते हैं, तो आईसीएफ का जो जवाब होगा सही सही, वो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ, यहाँ दिख रहा है आपका, ठीक है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग। यहाँ तक तो आईसीएफ बोला जाता है, लेकिन इसी में ऐड है डिसेबिलिटी एंड हेल्थ पूरा, ठीक है। इसको अगर आईसीएफ का फुल फॉर्म दे तो आप इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग मत लिखना, पूरा लिखना पड़ेगा आपको, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ। तो इसका जवाब आपको पूरा सही माना जाएगा, नहीं अदरवाइज इनकम्प्लीट माना जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो है, यहाँ तीसरा हमारा जो प्रश्न है, डीएसएम बी, ठीक है, मतलब डीएसएम 5वां, ठीक है, डीएसएम 5वां है। और इसका जो सही जवाब है वो है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, डीएसएम 5 स्टैंड, जो इसका स्टैंड है, मतलब पूरा नाम है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल, ठीक, इसे बोलते हैं डीएसएम। डी से होता है डायग्नोस्टिक, ए से होता है स्टैटिस्टिकल, एम से होता है मैनुअल। और जो ऑफ मेंटल डिसऑर्डर ले किया जाता है 5th एडिशन, जो आपका ये नहीं दिया है वी, इसको बोलते हैं, ये आपका इसका 5th एडिशन, मतलब 5वां प्रकाशन है, ठीक है। डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल जो है आपका डीएसएम करके 5 दिया हुआ है भी ना, ये 5 आपका, ये आपका 5वां 5th एडिशन है। इसका इस तरह आपको लिखना पड़ेगा, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर 5th एडिशन है इसका। चलिए देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है एम चैट, ठीक है। क्या है हमारा? एम चैट। भाई देखो, बहुत आप लोगों को चैट चैट की बात करते हो, एम चैट देखते हैं, एम चैट क्या है। एम चैट देखते हैं। एम चैट जो है, देख यहाँ पे दिया हुआ है, एम चैट पूरा नाम पहले देखते हैं, द मॉडिफाइड चेकलिस्ट फॉर ऑटिज्म इन टोटलर्स, ठीक है। ये एम चैट का फुल फॉर्म है। यहाँ एम है, यहाँ सी एच है, ए है, टी है, ठीक है। अब ये प्रयोग किसके काम आता है, यहाँ देख लीजिए। बच्चों ऑटिज्म के लिए संशोधित चेकलिस्ट है, जिसको एम चैट के नाम से जाना जाता है। मनोवैज्ञानिक प्रश्नावली है, ठीक है, जो कि 16 से 30 महीने के बच्चों की उम्र पर ये किया जाता है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम बच्चों के, ठीक है, उनके मूल्यांकन करती है, जिसमें 20 प्रश्न जो है ये माता पिता द्वारा भरा जाता है, और जो अनुवर्ती भाग होते हैं उन बच्चों के लिए उपलब्ध होते हैं जिन्हें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार के लिए मध्य से उच्च जोखिम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अर्थात देखा, इसका जो समरी थीम होगा वो क्या है, ये जो पेरेंटल केंद्र होता है, इसको माता पिता से भराया जाता है उनके बच्चों के बारे में, ठीक है। उसी को बोलते हैं मॉडिफाइड चेकलिस्ट फॉर ऑटिज्म इन टोडलर, ठीक है। इसी को बोला जाता है भैया एम चैट, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, एम चैट। तो आई होप आप गलतियां नहीं किए होंगे, आप सही जवाब दे के आए होंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो है, एम चैट बाद एक आता है ISSA, ठीक, सॉरी, ISAA है, ठीक है। इसका जो है जवाब देखते हैं यहाँ पर, इंडियन स्केल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑटिज्म, ठीक है, क्या है? इंडियन स्केल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑटिज्म, ISSA, ठीक है। यहाँ पर सॉरी डबल ए है, ठीक है, डबल ए है। ये क्या है? इसका आपने पूरा नाम तो देख ही लिए हो, लेकिन यह एक पैमाना है जो कि ऑटिज्म को पहचान के लिए भारतीय पैमाना बनाया गया है।
इसको अच्छे तरीके से मैट्रिक गुणों वाले बच्चों पर मानकीकृत उपकरण प्रयोग किया जाता है। लेकिन आपको सिर्फ इसका एक प्रयोगी फुल फॉर्म लिखना था, क्या होता है, मैंने जो आपको दिखा दिया, इंडियन स्केल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑटिज्म। ठीक है, आई होप आप इसका जवाब सही दिए होंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है बेसिक एमआर। ठीक है, क्या है भैया, ये बेसिक एमआर, छठा प्रश्न हमारा जो है बेसिक एमआर है। बेसिक एमआर को हम देखते हैं। बेसिक एमआर में क्या है, द बिहेवियर असेसमेंट स्केल फॉर इंडियन चिल्ड्रन विथ मेंटल रिटार्डेशन। देखिए एमआर से मतलब हो गया आपका मेंटल रिटार्डेशन, और बेसिक BASIC बिहेवियर असेसमेंट स्केल इंडियन चिल्ड्रन। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। ये जो है ये मानसिक मंदता वाले बच्चों के, जो स्कूली आयु के बच्चों में व्यवहार की वर्तमान स्थिति पर जानकारी प्राप्त करने डिजाइन किया गया। बेसिक जो एमआर होता है, बिहेवियर असेसमेंट स्केल फॉर इंडियन चिल्ड्रन विथ मेंटल रिटार्डेशन, को बेसिक एमआर बोलते हैं, जो कि मानसिक मंदता जो बच्चे होते हैं उनके वर्तमान व्यवहार को जानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न जो है यहाँ पर दिख रहा है आपका 7वें नंबर पे, देख सकते हैं 7वें नंबर पर जो हमारा प्रश्न उसका क्या है, MDPS। क्या है, MDPS। MDPS के बारे में देखते हैं। MDPS जो हमारा है यहाँ पे दिख रहा है, मद्रास डेवलपमेंटल प्रोग्रामिंग सिस्टम, इसी को बोलते हैं MDPS। ठीक है, एक है मानदंड बनाया गया जिसका उपयोग मानसिक मंदता वाले व्यक्तियों के लिए मूल्यांकन कार्यक्रम योजना के लिए किया जाता है। ठीक है, लेकिन इसका फुल फॉर्म देख लो, मद्रास डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग सिस्टम है, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आई होप इसका जवाब आप यही लिखे होंगे। नेक्स्ट हमारा है FACP। क्या है, आठवां जो हमारा है भैया, FACP प्रश्न है हमारा। FACP आठवां प्रश्न है। आठवां प्रश्न को चलिए देखते हैं। आठवें प्रश्न में जो है यहाँ दिख रहा होगा, फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट फॉर प्रोग्रामिंग, FACP को। ठीक है, यहाँ पर प्रोग्रामिंग के लिए कार्यक्रम मूल्यांकन चेकलिस्ट है जिसको FACP कहा जाता है, जो शैक्षिक मूल्यांकन के लिए स्कूल में उपयोग किए जाने वाले मानक उपकरण है। ठीक है, हम बच्चों की आवश्यकता और क्षमता के आधार पर व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम तैयार करते हैं और इनको विभिन्न विशेष शिक्षा तकनीकियों के उपयोग करके इन्हें लागू करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमारा जो लास्ट वाला प्रश्न है 9 नंबर पर, ये क्या है, ICD-10 है। क्या है, ICD-10 है। इसके बारे में चलिए देखते हैं। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज 2010, मतलब जो 10 है ना, इसका 2010 में आया था। ठीक है, और ये खासकर जो क्या करता है, विशेष रूप से विकासात्मक अवधि के दौरान जो बच्चों में प्रकट होते हैं कौशल की हानि, जो बुद्धि के समग्र स्तर पर उन्हीं संज्ञानात्मक या भाषा मोटर सामाजिक क्षमताओं को योगदान का जो रेटिंग देखा जाता है, वो उनमें क्या क्या लाउ डिजीज हो रहे हैं उसको वर्गीकरण क्लासिफिकेशन करता है एज लेवल ऑफ इंटरनेशनल। ठीक है, इसी को बोलते हैं ICD-10, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपके दूसरे सेक्शन की बात करते हैं। यहाँ शुरू होता है सेक्शन आपका भी। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट करते चलिए। हमारे देखिए यहाँ प्रश्न है आपका 2 अंक का दिया, कितने प्रश्न, 2 अंक दिया हुआ है। और जो प्रश्नों में क्या है, दो, एक या दो वाक्य, मतलब एक या दो लाइन में आपको लिखना है प्रश्नों को, ध्यान रखिए। पहला प्रश्न हमारा है क्या, स्क्रीनिंग के बारे में लिखना है, यहाँ पर ऑप्शनल नहीं है, तो 5 के 5 करने हैं। IP के बारे में लिखना था। ठीक है, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम जो होता है IP का मतलब। और आपको यहाँ लिखना था ASD के ऊपर जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बच्चे हैं उनके डायग्नोस्टिक टूल लिखना था, जो उनके नैदानिक उपकरण होते हैं उसके बारे में आपको अच्छे से व्याख्या करना था। 2 लिखना, ज्यादा नहीं लिखना, सिर्फ 2 ही बोला था वो। आपका चौथा प्रश्न है कि जो प्री स्कूल लेवल के असेसमेंट होते हैं उनके नाम बताना है। ठीक है, प्री स्कूल स्तर पर जो उपयोग किए जाने असेसमेंट मूल्यांकन के टूल होते हैं उनके आपको नाम बताना, जो कि एज आप टीचर ने आपको पढ़ाया होगा प्री लेवल पर कौन से टूल असेसमेंट किए जाते हैं। ठीक है, और अभी देखिए यहाँ पर NRT था, आप देख रहे हैं यही प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव पहले नंबर दिया NRT, जैसे मैंने बताया नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट होता है ना, मैंने उसके बारे में बताया, वही अगर आप पढ़े होंगे थोड़ा आप लिखे होंगे। ठीक, वही प्रश्न आपको दोहरा दिया गया है, तो सेक्शन B है ये। चलिए आगे देखते हैं सेक्शन C में। यहाँ किन्हीं 4 प्रश्नों को उत्तर दीजिए, और प्रत्येक प्रश्न क्या है यह आपके 4 3 अंकों के हैं। ठीक है, 3 अंकों के दिए गए हैं, 4 प्रश्न करने हैं। चलिए यहाँ पे अर्थात 6 नंबर, सॉरी 6 प्रश्न है, तब 2 प्रश्न आप यहाँ पर स्किप करने का चांस आपके पास है। पहला प्रश्न देखते हैं क्या है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्पेशल एजुकेशन असेसमेंट, विशेष शिक्षा की जो भूमिका में मूल्यांकन अपना रखता है उसके बारे में लिखना था आपको। दूसरा प्रश्न जो हमारा है
एक्सप्लेन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल असेसमेंट विद सुटेबल एग्जांपल। आपको औपचारिक और अनौपचारिक मूल्यांकन का उदाहरण सहित वर्णन करना था कि कौन कौन से मूल्यांकन फॉर्मल होते हैं, कौन कौन से इनफॉर्मल होते हैं, विद एग्जांपल। तीसरा हमारा क्या है, व्हाट इज डायग्नोस्टिक असेसमेंट। अलग अलग चीजें ध्यान रखना भाई आपको, डायग्नोस्टिक्स क्या होता है, असेसमेंट क्या होता है, ठीक है भाई। देखना असेसमेंट का प्रकार है डायग्नोस्टिक, ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। बट जो हमारा असेसमेंट टाइप का हमारा, ये आपका डायग्नोस्टिक जो एक असेसमेंट का प्रकार होता है। तो उसके आगे चौथे में देखिए, तो यहाँ पर दो दो क्वेश्चन लिखे हैं, आपको देखना होगा। एफएससीपी आपने मैंने पहले बताया है ना, आपके जवाब में था। उसी के बारे में आपको जो एकेडमिक एंड ऑक्यूपेशनल जो था, आप शैक्षणिक और व्यवसायिक क्षेत्रों में एफएससीपी किस तरह से योगदान देता है, उसके बारे में आपको अच्छे से बखूबी से लिखना था। पांचवा आपका एनआरटी और सीआरटी, दो चीजें होती हैं, इनमें अंतर बताना था। जैसे आपने बताया ना, नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट एंड क्राइटेरियन नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट जो होते हैं, उनके बारे में आपको जवाब देना था अच्छे तरीके से। एंड छठवें हमारा जो था, हाउ विल यू असेस द परसेप्चुअल स्किल इन स्टूडेंट विद एसएलडी। जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबल वाले बच्चे होते हैं, देखो यहाँ पर एसएलडी को विशेष अधिगम अक्षमता बच्चे नहीं लिखा है, तो आप कंफ्यूज मत होइए। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में पूछा है, जो उनकी अवधारणा और कौशलों का आकलन कैसे करेंगे, उसके बारे में आपको लिखना है यहाँ पर। आई होप आप इसी तरह प्रश्नों के जवाब दिए होंगे। चलिए आगे देखते हैं सेक्शन डी, सबसे लास्ट में। यहाँ पर इसमें आपको क्या है, दो प्रश्नों को करना है। एक प्रत्येक प्रश्न 7 नंबर का है, तो अपना टाइम और प्रश्नों को ज्यादा करने चक्कर मत पड़िएगा, ध्यान रखिएगा भाइयों। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को। यहाँ 4 प्रश्न है, आप यहाँ 2 प्रश्न स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आप करना 2 ही है, 2 एक्स्ट्रा है, आपको जो आता है वही करना है, जो नहीं आता उसके ऊपर नहीं ध्यान देना है। पहला हमारा प्रश्न है, व्हाट आर द पॉइंट टू बी कंसीडर व्हाइल असेसिंग स्टूडेंट विद डेवलपमेंट डिसेबिलिटी। जो विकासात्मक दिव्यांग वाले बच्चे हैं, उनको असेसमेंट करते समय किन बिंदुओं पे हमें खासकर मेंशन रखना चाहिए, खासकर हमें ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है, ठीक है, उन चीजों का आपको ध्यान कर लिखना है। एंड आपका राइट अ नोट ऑन CARS-2 है, ठीक है, इसके बारे में आपको बखूबी वर्णन करके लिखना था, क्योंकि नंबर 7 प्रश्न का है, सॉरी 7 नंबर का प्रश्न है, तो आपको इसको और अच्छे से ध्यान रख के लिखना है CARS-2 को। तीसरा हमारा प्रश्न है, बौद्धिक दिव्यांगता वाले बच्चों की जो है, उनके लिए आप जो असेसमेंट किट बनाता है व्यक्ति, ठीक है, असेसमेंट किट को उसमें शामिल करते समय किन किन बातों का हमें खासकर ध्यान रखना चाहिए, और जो हम कौन कौन सामग्री उसमें मिलाते हैं, उनको किस तरह से उपयोग करेंगे, कब, बौद्धिक बच्चों का मूल्यांकन करते समय। ये सारी बातों को इस प्रश्न पूछा था, जिसको बखूबी आप लिखे होंगे। चौथा प्रश्न आपका है कि जो ग्रेड लेवल असेसमेंट होता है, ठीक है, विद्यालय लेवल ग्रेड लेवल, अब ग्रेड लेवल थोड़ा समझ लो। प्रॉब्लम वो क्या होता है कि बच्चों को, जो हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनको किस तरह से विद्यालय में समस्या तो होती है, अब उनके साथ ग्रेड लेवल कैसे हम उनके बारे में देंगे, वो हमें जो समस्या, उन समस्याओं को हमें यहाँ लिखना है, क्योंकि पहले हमें बखूबी प्रश्न को समझना है। देखिए ग्रेड जैसे हमारा होता है, ग्रेड हमारा ए होता है, ग्रेड हमारा बी होता है, ग्रेड हमारा सी होता है, ग्रेड हमारा डी होता है, ठीक है। अब एक होता है ग्रेड प्लस होता है, ठीक है, ऐसे इस तरह से ग्रेडिंग किया जाता है। एक ग्रेड में किस तरह से आपको देना है, उसके बारे में व्याख्या आपको करना है प्रश्न नंबर चौथे में, ठीक है। इसी तरह से आप आई वो पूरे प्रश्नों को डिफाइन किए होंगे, खूबी अच्छे से जवाब दिए होंगे, और मैं उम्मीद के साथ ये कह सकता हूं कि आप सभी इस बार सप्लीमेंट्री पास हो जाएंगे। दिल से आपके लिए दुआ है मेरी, आप सभी पास हो जाए, ताकि आपको दोबारा पेपर न दे पड़े, ठीक है दोस्तों। और चलते चलते एक बार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलिए, और आरसीआई संबंधित या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट संबंधित कोई भी आपको क्वेरी, कोई भी समस्या आती है, तो यू कैन राइट अ कमेंट मैसेज, देख लूंगा मैं, आपको जवाब भी दे दूंगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप अपने पढ़ाई करते रहिए, अगले सेमेस्टर तैयारी करते रहे भाइयों।